महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। ये सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। नमस्कार दोस्तों, द रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। यहां हम असली खबरें गहराई से विश्लेषण और नवीनतम तथ्यों के साथ पेश करते हैं। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और विवादास्पद मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो भारतीय राजनीति में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। हमारी कहानी शुरू होती है केंद्र सरकार के उस फैसले से जिसमें उन्होंने संविधान के 130वें संशोधन विधेयक 2025 इसको पेश करने का निर्णय लिया है। यह विधेयक कहता है कि यदि कोई केंद्रीय या राज्य मंत्री, जिसमें मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, भ्रष्टाचार या गंभीर अपराधों के आरोपों का सामना कर रहे हैं और कम से कम 30 दिनों तक हिरासत में हैं, तो उन्हें वो पद से हटाया जा सकता है। इस विधेयक का उद्देश्य राजनीति में भ्रष्टाचार और अपराधीकरण को रोकना है और यह स्वतः लागू होगा बिना किसी अपवाद के। तो ये तो बहुत जरूरी कदम है। राजनीति में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है और उससे कई क्षेत्र प्रभावित हैं। सरकार का कहना है कि ये विधेयक लोकतंत्र को मजबूत बनाएगा और जनता की इच्छा को प्रतिबिंबित करता है, क्योंकि कई विधायक और मंत्री गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं, जैसे संगठित अपराध और भ्रष्टाचार, इन सब में लिप्त हैं। इस विधेयक को गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में पेश किया है और इसमें 3 प्रमुख विधेयक शामिल हैं। संघ शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2025 और संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025। तो ये 3 हैं। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। विपक्ष ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध का हथियार बताया है, जबकि सरकार का कहना है कि यह भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है। जो संविधान संशोधन है जिसको आज माननीय गृह मंत्री पटल पर रख रहे थे, इसका ध्येय क्या है? इसका एक लाइन में ध्येय है कि जेल से रहकर सरकार नहीं चलाई जा सकती है। जो भी व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो यूनियन मिनिस्टर्स हो, चाहे वो स्टेट के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो स्टेट के मिनिस्टर्स हो, यदि वो जेल में बंद हैं, 30 दिन तक जेल से वो सरकार नहीं चला सकते हैं। टीएमसी और कांग्रेस जैसे दल इसका विरोध कर रहे हैं और टीएमसी ने तो संयुक्त सदस्य टीम जेपीसी को फार्स, झूठा बताते हुए नामांकन भी नहीं किया है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि राजनीति में भ्रष्टाचार दूर हो और सभी विरोधी दलों को इसका सम्मान करना चाहिए, इसको मानना चाहिए। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा की। तो पीएम मोदी ने इस विधेयक पर अपनी पहली टिप्पणी में कहा है कि जेल से सरकार क्यों चलाई जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस विधेयक में कोई अपवाद नहीं है, यहां तक कि प्रधानमंत्री को भी अगर 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है तो उन्हें पद से हटाया जाएगा। पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे जेल से फाइलें साइन की जाती रही हैं और यह भी कहा कि यह विधेयक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐतिहासिक कदम है
पीएम मोदी ने यह भी कहा कि विपक्ष नाराज है क्योंकि अब उनके भ्रष्ट नेता सुरक्षित नहीं रहेंगे और यह विधेयक सभी पर लागू होगा, चाहे वो सीएम हो या पीएम। एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस बात का खुलासा किया कि पीएम ने कहा कि मुझे कोई अपवाद नहीं चाहिए। अगर ये मतलब इशारा है कि बीजेपी में अगर कोई ऐसा हो तो उस पर भी कार्रवाई हो। अब ये घोषणा ऐसे समय आई है जब कई नेताओं को जेल हो चुकी है, भेजा जा चुका है उनको, और उन पर मुकदमे चल रहे हैं, जैसे दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन। और विपक्ष इसे राजनीतिक साजिश बता रहा है क्योंकि कई लोग अंदर है जेल के अंदर और कईयों पर मुकदमे चल रहे हैं। इस विधेयक के संदर्भ में एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की है। ये एडीआर ने 22 अगस्त 2025 को जारी अपनी नवीनतम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा भी किया है कि देश के 30 मुख्यमंत्रियों में से 12 यानी 40% उन्होंने अपने खिलाफ आपराधिक मामले अपने शपथ पत्र में ही घोषित किए हैं। इसमें से 10 यानी 33% पर गंभीर आपराधिक मामले हैं, जैसे हत्या का प्रयास, महिलाओं के खिलाफ अपराध, भ्रष्टाचार, संगठित अपराध। ये बहुत ही गंभीर अपराध हैं जो कई लोगों के खिलाफ है, कई मुख्यमंत्रियों के खिलाफ भी हैं। एडीआर की ये रिपोर्ट चुनाव आयोग की वेबसाइट से लिए गए स्वघोषित हलफनामों पर आधारित है और इसमें 27 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मौजूदा मुख्यमंत्रियों का विश्लेषण किया गया है। तो जो नेता अपना एफिडेविट देते हैं इलेक्शन कमीशन को, उनसे ही ये रिपोर्ट बनाई गई है। इस रिपोर्ट में मणिपुर को शामिल नहीं किया गया क्योंकि वहां राष्ट्रपति शासन लगा है, जाहिर तौर पर ताज़ा जानकारी नहीं आई होगी। ये रिपोर्ट ठीक उस समय आई है जब संविधान संशोधन विधेयक पर बहस चल रही है और यह दिखाती है कि राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि कितनी गहरी जड़ें जमा चुकी है, अपराध कितने गहरी जड़ पकड़ चुके हैं और किस तरह से बड़े बड़े नेता अपराध में लिप्त हैं और फिर भी छूट गए हैं। दोस्तों, पहले हम एडीआर के बारे में थोड़ा समझते हैं। एडीआर की स्थापना 1999 में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना, मतदाताओं को जागरूक करना और राजनीतिक सुधारों को बढ़ावा देना है ताकि स्वच्छ राजनीति हो सके। यह संस्था हर चुनाव से पहले उम्मीदवारों के हलफनामों का विश्लेषण करती है, उनके एफिडेविट पढ़ के पूरा डिटेल्स निकालती है, जिसमें कि उनके आपराधिक मामले हैं, संपत्ति है, शिक्षा है, ये सब शामिल होते हैं। इस रिपोर्ट की मेथडोलॉजी जो है वो बहुत सख्त है। सभी डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध एफिडेविट से लिए गए हैं, तो कोई ऐसी व्यक्तिगत जांच नहीं की जाती, कोई ऐसा व्यक्तिगत उसमें इनपुट नहीं दिया जाता। लेकिन ये हमें एक साफ तस्वीर देती है कि हमारे नेता कितने साफ सुथरे हैं और जनता को यह भी बताती है कि नेता कितने साफ सुथरे होने चाहिए। कुछ दशक पहले बिहार में हम ये देख चुके हैं और बिहार में आपराधिक मामले से सबसे पहले आ चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपराधिक मामलों की, जो इस रिपोर्ट का सबसे विवादास्पद हिस्सा है। रिपोर्ट के अनुसार देश के 30 मुख्यमंत्रियों में से 12 यानी 40% ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले खुद घोषित किए हैं। इनमें से 10 यानी 33% पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। गंभीर मामलों की परिभाषा क्या है? ये वो अपराध हैं जिनकी अधिकतम सजा 5 साल या उससे ज्यादा होती है। तो ये बहुत गंभीर अपराध है। गैर जमानती अपराध हैं जिन पर जमानत नहीं ली जा सकती। महिलाओं के खिलाफ अपराध है, हत्या का प्रयास है, अपहरण है, रिश्वतखोरी है, आपराधिक धमकी है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामले हैं और चुनावी अपराध शामिल हैं। तो और कुछ मानहानि के मामले भी शामिल हैं। यह आंकड़े हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या ऐसे नेता देश के राज्यों की सही दिशा तय कर सकते हैं? क्या राज्यों को सही दिशा दे सकते हैं? जनता को अपने बारे में सही जानकारी, जनता के कामों को ठीक से कर सकते हैं? तो आइए विस्तार से देखते हैं इन आपराधिक मामलों को। सबसे ज्यादा मामले तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी पर हैं। उनके खिलाफ पूरे 89 मामले हैं, जिनमें 72 गंभीर किस्म के हैं, जैसे आपराधिक धमकी, SC/ST एक्ट का उल्लंघन और दूसरे मामले। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु के MK स्टालिन हैं, जिन पर 47 मामले दर्ज हैं। इनमें से 11 गंभीर हैं, जिनमें दुश्मनी फैलाना और मानहानि के केस भी शामिल हैं। तो इस तरह के अपराध उनके खिलाफ दर्ज हैं।
आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू पर 19 मामले हैं। इनमें 32 गंभीर आईपीसी धाराएं हैं, जैसे हत्या का प्रयास और भ्रष्टाचार। नायडू इसके पहले जेल की सजा भी काट चुके हैं, जेल में रह चुके हैं और वो मुकदमा फेस कर रहे हैं। कर्नाटक के सिद्धारमैया पर 13 मामले हैं, जिनमें कि 6 बेहद गंभीर हैं। झारखंड के हेमंत सोरेन जो जमानत पर चल रहे हैं, उन पर 5 मामले हैं, जिसमें कई गंभीर केस हैं, 5 गंभीर केस हैं। महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस पर 4 मामले हैं, जिनमें 2 गंभीर धाराओं में हैं। हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू पर 4 मामले हैं, जिनमें 1 गंभीर अपराध है और वो मामला कोर्ट में विचाराधीन है। केरल के पिनराई विजयन पर 2 गंभीर मामले हैं और दोनों अभी कोर्ट में विचाराधीन है, दोनों पे अभी फैसला आना बाकी है। पंजाब के भगवंत मान पर 1 गंभीर किस्म का मामला दर्ज है और कई ऐसे आरोप वो झेल रहे हैं, लेकिन केस एक ही है उनके खिलाफ। सिक्किम के पीएल तमांग पर 1 गंभीर मामला दर्ज है, जिसमें उन्हें सजा हो चुकी है, लेकिन ये केस अभी बड़ी अदालत में है। उड़ीसा के मोहन चरण मांझी पर 1 सामान्य मामला दर्ज है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मामला तो दर्ज है। यही हाल राजस्थान के भजनलाल शर्मा पर है, जिन पर 1 मामला है, लेकिन कोई गंभीर आरोप नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ 1 मामला तो दर्ज है। अब पार्टीवार देखें तो पार्टियों में भाजपा के 4, कांग्रेस के 3 और अन्य पार्टियों के 1 मुख्यमंत्री पर मामले दर्ज हैं, जो कि बड़ी बात है, गंभीर मामला है और पार्टियों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना चाहिए। इस रिपोर्ट में अन्य पहलुओं पर नजर डालें तो 30 मुख्यमंत्रियों की कुल संपत्ति 1632 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। आप समझ लीजिए कितना पैसा है, मतलब औसतन 54.42 करोड़ रुपए प्रति मुख्यमंत्री की संपत्ति है। तो कितना पैसा इन लोगों के पास। सबसे अमीर कौन है? चंद्रबाबू नायडू हैं, 931 करोड़ रुपए की संपत्ति है उनके पास। और उसके बाद है अरुणाचल के पेमा खांडू हैं मुख्यमंत्री, जो 332 करोड़ रुपए की संपत्ति है। सबसे कम संपत्ति है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी पर। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के पास, जिनके पास 15,38,000 रुपए हैं। इसी के साथ जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला, जिनके पास 55,24,000 रुपए ही हैं उमर अब्दुल्ला के पास। 2 मुख्यमंत्री अरबपति हैं और 11 पर 1 करोड़ का कर्ज है। सबसे ज्यादा कर्ज अगर है तो पेमा खांडू पर है, जो 180 करोड़ का कर्ज है। उनकी 300-350 करोड़ की संपत्ति है। तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि राजनीति में धनबल और पुरुष प्रधानता हावी है। पुरुषों के पास ज्यादा पैसा है, लेकिन उनके खिलाफ मामले भी हैं। दोस्तों, यह विधेयक और एडीआर की रिपोर्ट हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे नेता साफ सुथरे होने चाहिए? क्या 30 दिनों की हिरासत पर्याप्त है? यह पर्याप्त आधार है? विपक्ष का कहना है कि यह दुरुपयोग इस कानून का हो सकता है, जबकि सरकार इसे भ्रष्टाचार मुक्त भारत की दिशा में नया कदम बता रही है। एडीआर जैसी संस्थाएं हमें जागरूक तो बनाती हैं, लेकिन बदलाव वोट से ही आएगा और आपको अपना वोट सही सोच समझ के देना है। आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी राय बताएं कि किस तरह से राजनीति में नेताओं को शुचिता का पालन करना चाहिए, साफ सुथरी छवि बनानी चाहिए। लोग उन्हें कई जगह पर तो पूछते हैं, कई जगह पर लोग उनको फॉलो करते हैं अपने नेताओं को। तो अगर नेता भ्रष्ट होगा तो जनता पर भी वही उसका प्रभाव पड़ेगा, और अगर नेता स्वच्छ होगा तो ऊपर से लेकर नीचे तक, मतलब ब्यूरोक्रेसी से लेकर और नीचे बाबू तक, पंचायत तक ये बात जाएगी कि नेता स्वच्छ छवि के हैं और भ्रष्टाचार नहीं होगा। जनता तक योजनाएं पहुंचेगी, योजनाओं का पैसा पहुंचेगा और जनता इस बात से काफ़ी उसको राहत मिलेगी कि उसके यहाँ विकास के काम हो रहे हैं और पैसा पूरी तरह से विकास में खर्च हो रहा है। लेकिन ऐसा देखने में नहीं आता है। हम जानते हैं राजनीति कितनी स्वच्छता है उसमें और कितनी उसमें गंदगी है, किस तरह से भ्रष्टाचार फैल चुका है और राजनीति किस किस को प्रभावित कर रही है। अगर राजनेता के साथ अच्छे संबंध हैं तो व्यापारी, नौकरशाह सब अपना प्रभाव दिखाने में चूकते नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है कि राजनीति में अगर स्वच्छता रहेगी तो नीचे जनता तक जो है वो स्वच्छ प्रशासन पहुंचेगा, भ्रष्टाचार दूर रहेगा। अगली कहानी में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।